आज हम सिंध के ज़िला सांगड़ के गांव जानी जुनेजो के मकाम से आपको उस वाक़े के मुतलिक रिपोर्ट करेंगे जिस वाक़े में 3 अफराद कत्ल हो गए और 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तमाम इस झगड़े में कौन अफराद मुलव्वस थे और ये झगड़ा क्यों हुआ, इस हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं गाँव जाने जुनेजो में। और हमारे साथ यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो इस झगड़े में उस मकाम पर ऐनी शाहिदीन के तौर पर मौजूद थे और जो लवाहिकीन हैं जिनके लोग कत्ल हो गए। हम उनसे जानने के लिए अब मज़ीद बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। झगड़े में गोलियां लगने से 19 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तमाम 3 ज़ख्मी ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो अब भी अस्पतालों से अपने घर उनको मुंतकिल किया गया है। तो हम इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान बताएंगे कि ये झगड़ा क्यों हुआ था और अभी आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ तबीयत में बेहतरी आई है। झगड़ा ऐसे हुआ था कि हमारे घर उनके आके साइडों पे मोर्चे लगाए, ना बात ना कुछ, ना हमने उनको छेड़ा ना कुछ किया और हमारे घरों के ऊपर आके फायरिंग की। हर रोज़ करते मगरिब के बाद, लेकिन उस दिन बड़ा तंग किया। तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, मैं उनको रोकने जा रहा था। मैंने कहा आगे ना जाओ। हम रोकते रोकते हमारे को गोली लग गई। कितनी गोलियां लगी आपको अभी? हमारे को तो गोलियों का अंदाज़ा ही नहीं है, डॉक्टरों को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं इतनी गोलियां लगी। तो ये कितने लोग थे फायरिंग करने वाले? लोगों की तादाद का पता ही नहीं चलता कितने लोग हैं, वो अलादीन को पता होगा। अच्छा। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा भी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर भी मौजूद है, उसको भी अगर देखा जाए तो ये पाँव में जो है आप देख सकते हैं कि ये गोली लगी हुई, और ये बच्चा भी है शदीद जख्मी है। ये इस झगड़े में इसको भी गोली लगी। तो हम इससे भी बात करेंगे इस बच्चे से। बेटा ये बताएंगे कि आपको क्या गोली लगी है? हाँ। किसने गोली मारी? हाँ। किसने गोली मारी? क्या हुआ था? कैसे? सिंधी में बात करोगे? सिंधी में ॻाल्हाईंदे? हाँ। बेटा छा थियो, कीअं गोली लगी तोखे? असीं घर वेठा असांजे घर जी फायरिंग कयूं, पोइ उते आया माना मोकिलियो मिराजूं, हाणे तूं वञी हिते आई, पोइ तोखे झलंदासीं ना फायरिंग कयूं। हाँ, पोइ उते आया, मुंहिंजो पीउ सुतल हो उते। मुंहिंजे पीउ घणी टाणी झड़े खे कई, पर उन्ही टाणे उन्ही खे बि लॻी, उहो शहीद थियो ऐं उन्हीअ विचों अची मूंखे बि लॻी गोली। झगड़े में तुंहिंजो पीउ भी शहीद थी हुआ? हाँ। अच्छा जी। देखें, इस झगड़े में जो है एक जो है अब्दुल रसूल जुने जो कत्ल हो गए थे, ये उन्हीं का बच्चा है और ये कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो इस झगड़े में शहीद हो गया और वो खुद भी, इसका जो बच्चा है वो जख्मी हुआ है। हम मजीद जो है यहाँ पर लवाहिकीन हम उनसे बात करेंगे। झगड़े के दौरान यूं तो 19 अफराद जख्मी हैं, मगर हमारे साथ इस वक्त वो बच्ची मौजूद है जिसको भी इस झगड़े में गोली लगी थी। तो हम उससे बात करते हैं। बेटा ये बताएंगे कि क्या हुआ था? ये अलादीन के लोग जो थे ना ज़मीन पर बैठे थे, वो रोज़ रात को 12 बजे पे फायरिंग करते थे और करते करते हमारे जो गांव थे ना उसके ऊपर आकर फायरिंग की। हमारे 3 लोग मर गए, वो चौटियारी में भी नहीं जमा हुआ। फिर उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, हमें गोलियां लगी, छुरी लगी। क्यों फायरिंग करते थे? बस पता नहीं, कुछ कहते नहीं थे, ऐसे डायरेक्ट फायरिंग करते थे? बस ऐसे फायरिंग रोज़ रात पे करते थे। अच्छा। हमें डराते थे। तो जब ये गोली लगी आपको या फायरिंग की तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैं घर पर थी। अच्छा। हाँ, रात को 12 बजे। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त झगड़ा हुआ ये? हाँ। अच्छा अम्मा, आप थी उस दिन, आप बताएंगी? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव पे 2-3 महीनों से ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है, न वो तालीम सही तरीके से कर रहे हैं ना कुछ। ये बस ये कह रहे हैं वो बंदूक लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी तालीम पर भी असर हो रहा है, हमारे गांव के बच्चों पर। इतना ये जुल्म कर रहे हैं, हमारा गांव खाली करवाना चाहते हैं। आपने लवाहिकीन की भी गुफ्तगू सुनी, मगर हमारे साथ इस वक्त फ़िदा हुसैन मौजूद है जिसकी मदीयत में इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो हम इससे बात करते हैं। बताएंगे कि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, क्या समझते हैं कि इंसाफ होगा आपके साथ? और ये वाक़या के साथ आपके सामने बात है ना, 4 दिन हमने लाशें रोड पर रखे थे और कातिल जो है मीडिया को बता रहा है कि मैं कराची में था और जो हमारा आईजी है वो कह रहा है कि इस्लामाबाद था। वो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए हमने मजबूरन जो ये मैत है उसको थोड़ा ये ख़राब थोड़ी हो रही थी, इसी हिसाब से हमने ये फैसला लिया। और हमारी जो भी कातिल है वो
एक ही है, मेन कातिल अलाउद्दीन MNA सलाउद्दीन है, यही है। लेकिन आपने तो मुकदमा दर्ज करवाया है जिन लोगों के खिलाफ, उसमें तो MNA का नाम नहीं है। कभी आप उन पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मगर हमें ये बताएं कि आपने मुकदमा दर्ज करवा लिया, अब क्या आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ होने जा रहा है? आपके साथ पुलिस तावन कर रही है मुकदमे के बाद? ये नहीं करेंगे, अल्लाह तो करेंगे, लेकिन कातिल तो एक ही है। उस चीज़ से हम नहीं हटेंगे। हमारे पास कोर्ट है, वो ऑप्शन है, लेकिन कातिल तो यही है, अलाउद्दीन है। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। सांगड़ वाक़े में लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर है आजिज़ ज़ामरा भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी इन लवाहिकीन के साथ जो है ताज़ियत की, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताएं, आप भी यहाँ पर ताज़ियत करने आए, किस तरह देखते हैं इस वाक़े को? देखिए, वाक़या तो एक बहुत रिपोर्ट हो चुका है। मेरे ख्याल में थारोली तमाम चीज़ों को रिपोर्ट किया गया है और आपको और पूरी कौम को ये मालूम है कि 4 दिन के धरने के बाद एक FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब कानून ने अपना रास्ता लेना है और जो लवाहिकीन हैं उनको भी मुतमिन होना है, उनको साथ लेके इस केस में चलना है। और मैं इंतज़ामिया से अपील करूंगा कि ये केस दाखिल होने में जो कातिल हैं वो बच ना पाएँ। और ये जो लवाहिकीन हैं, अभी मैं एक सैफल जो ज़ख्मी हैं जो अभी कराची से यहाँ पहुँचे हैं उसकी इयादत करते हुए आया हूँ। और भी ज़ख्मी हैं, ये इनके घर हैं, इन्होंने मुझे वहाँ पे ले गए हैं, मैंने इनकी इयादत की है, मैंने फातह भी की है और सब दोस्त इनके पास आ रहे हैं। डेफिनेटली ये अभी अपने उस गम में निढाल हैं। हमने इनको यही कहा है कि अपने गम को अज़म में तब्दील करते हुए जो केस दाखिल हुआ है उसकी पैरवी होनी चाहिए। तमाम सीने में दिल रखने वाले लोग इनके साथ हैं। ये पॉलिटिकल केस नहीं है, ये इंसानियत का केस है जिसमें तमाम लोग इसमें इस मुतालबे में शामिल थे। आप सहाफ़ी, आपकी कैमराएं, आपका कलम। मैं अगेन ये कहूँगा कि यहाँ पर मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक निज़ाम है पुलिस का कि SHO जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एरिया के अंदर तमाम इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी जिम्मेदारी SHO पे होती है। और आपने कहा कि क्या वजह है कि पुलिस ने नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि उस SHO का नाम भी इस FIR में है जो दहशतगर्दी का कलम लग चुका है। सांगड़ वाक़े में 3 अफराद के कत्ल और 19 अफराद के ज़ख्मी होने के बाद लवाहिकीन ने पुलिस से रुजू किया ताकि कातिलों की गिरफ्तारी की जाए और मुकदमे का इंदराज किया जाए। मगर पुलिस की जानिब से मुकदमे के अंदर अदम इंदराज के बाद लवाहिकीन ने लाशें लेकर सांगड़ रोड पर धरना दे दिया जो 4 रोज से जारी रहा, जिसमें पीपल्स पार्टी की MNA शाज़िया मरी भी इज़हार हमदर्दी करने के लिए पहुंची, जहां शाज़िया मरी ने अपनी ही हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए। जबकि इसके अलावा सरवरी जमात के जो रूहानी पेशवा हैं मखदूम जमील जमा, वो भी इस धरने में पहुंचे, जिसने ये दावा किया कि ये कत्ल होने वाले जो मकतूलीन हैं वो उन्हीं की जमात सरवरी जमात से है। और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ये मुतालबा किया कि कातिलों को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज किया जाए। मगर फिर भी सांगड़ पुलिस ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जिस पर ये मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं वो हल्के का जो MNA है वो यहाँ पर नहीं था। IG सिंध के बयान के बाद पुलिस तो इस बात पर डट गई जो MNA है वो यहाँ से मुंतखब हुए थे मगर इस झगड़े में नहीं थे और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, जिस पर लवाहिकीन ने धरना जारी रखा। बिला आखिर साबिक MNA नवी डेरो की सालसी के किरदार अदा करने के बाद 4 रोज बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं इस टाइम आपको उस मकाम पर रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर अरसलान अपने बारात लेकर जब इस जगह पे पहुँचा। ये सामने मोहम्मदपुर रोड है और आगे ये दाजल है रोड। तो जब इसकी बारात यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर है, आकर गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर रुकी। तो मुलजमान यहाँ पर छुपे हुए थे, मोटरसाइकिल पर थे 2 मुलजमान। उन्होंने यहाँ पर जू ही गाड़ी रुकी तो मुलजमान ने गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी और जू ही फायरिंग होती रही गाड़ी के अंदर। अरसलान अपनी दुल्हन के साथ गाड़ी में मौजूद था और अरसलान की सास भी और अरसलान का एक भाई
भी उस कार में मौजूद था। मुलजमान थे, उन्होंने समझा कि हमारे मुखालफिन की गाड़ी है, वो अरसलान पर फायरिंग नहीं करना चाहते थे, वो अपने मुखालफिन पर फायरिंग करना चाहते थे। इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। उन्होंने समझा कि हमारी ये मुखालफिन की गाड़ी है, क्यों हुई वो भी सफ़ेद कलर की GLI थी मुखालफिन की। उनको इतला मिली थी कि उनके मुखालफिन यहाँ से गुजरने वाले हैं, लेकिन वो गाड़ी 10 मिनट यहाँ से पहले यहाँ से गुजर चुकी थी। जो ही अरसलान की गाड़ी यहाँ पर पहुँची तो मुलजमान ने समझा कि हमारी ये मुखालफिन की गाड़ी, उन्होंने ये फायरिंग कर दी और मुलजमान यहाँ से बासानी यहाँ से फ़रार हो गए। अब हम अरसलान के घर जाते हैं, उनसे वर्षा से बात करते हैं, उनका मज़ीद क्या कहना है। मैं मौजूद हूँ अरसलान के, जहाँ पर खुशी की शनाएँ बज रही थी, लेकिन यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया। मेरे साथ इस टाइम अरसलान के चचा भी मौजूद हैं, वालिद साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आप वहाँ से बारात लेकर आ रहे थे और तो रास्ते में किस तरह मुलजमान ने फायरिंग की, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, तो हमें ये थोड़े से आप तफसीली बताएँगे। फाजिलपुर से तकरीबन 8 बजे हम निकले बारात लेकर घर की तरफ। तो मोहम्मदपुर स्टॉप उधर तो 5-10 मिनट स्टॉप किया। उसके बाद हम मोहम्मदपुर रोड पे दाजल के लिए रवाना हुए। दाजल से तकरीबन कोई अपने घर से मकसद है कोई तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पे अड्डा कसाब आता है रास्ते में। उधर एक ब्रेकर था जो स्टॉप होता है, उस पे कार हमारी रुकी। मैं पीछे बस पे था, मैंने फायरिंग भी देखी, सारा कुछ मैंने देखा। वो इंसान बंदे मैं नहीं देख सका उधर, लेकिन वो अंधारा था, 9:30 का टाइम था, 9 बजे का टाइम था। फिर उधर से हम अस्पताल डॉक्टर नदीम अस्पताल पे आए। तो मैं बस पे था, मैं थोड़ी देर के बाद कार पे पहुंच गया उधर। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप इसे फ़ौरन जमपुर ले जाएं, और मैं उसके साथ बैठा, थोड़ी जो स्टेटमेंट हुई उसकी। फिर हम जमपुर लेके गए उधर जमपुर लेके गए। उधर कोई अमला खड़ा था, तकरीबन कोई 6-7 आदमी थे। उसने भी स्टेटमेंट की और उसने हमें कहा जी आप जल्दी इसे डेरा गादी खान ले जाएं। और टाइम हमारे पास इतना नहीं था कि भी इंसानी जान है ये बच जाए। हमारी भरपूर कोशिश थी भी ये हो, वाक़या तो हो गया, इंसान की जान बचा लें। और फिर हम उधर डीजी खान पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए, कोई टाइम ऐसे नहीं किया, टाइम पे पहुंच गए। डीजी खान उन्होंने स्टेटमेंट शुरू की और डॉक्टर ने तकरीबन हमें बता दिया कि आपका 80% लड़का जो है वो डैमेज हो चुका है। ये बाकी नसीब है, अगर इसके दिन बचे हुए हैं तो ये बचेगा, लेकिन हमारी निगाह में ये 80% आपने इसको मार दिया। वो उसका नीचे वाला धड़ था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था, वो हरकत नहीं कर रहा था। इस टाइम मैं थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर अरसलान के जो मुलजमान है इस टाइम यहाँ पर गिरफ़्तार हैं। तो ये मुलजमान ने अपने मुखालफिन को कत्ल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने समझा कि मुखालफिन की ये गाड़ी है जो अरसलान जिस गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन जो मुखालफिन की गाड़ी थी वो 10 मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थी। इन्होंने वहाँ पर फायरिंग की और अरसलान को कत्ल किया। मेरे साथ इस टाइम अज़हर भी मुलज़िम मौजूद है, दूसरा मुलज़िम भी मौजूद है, तीसरा भी है। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएँ ये वाक़या कैसे पेश आया जो आपने दूल्हे की गाड़ी में फायरिंग की? जी जनाब, हमारा जो है ना रफड़ा चल रहा था दूसरी कौम के साथ, वज्जड़ कौम थी। तो हमें उनकी जो है ना ख़बर मिली कि वो आ रहा है मोहम्मदपुर से, तो हमने उनका रास्ता मिला। आगे जाकर हम बैठ गए, वहाँ पे जो है ना उसकी गाड़ी जो है ना थोड़ी सी आगे रहेगी या पीछे रहेगी, हमसे जो है ना भूल होकर अरसलान की गाड़ी पर फायरिंग चला दिया मेरे भाई ने। तो हमें कल सुबह पता चला कि गाड़ी दूसरे की है। तो इस चीज़ से हम जो है ना माजरत चाहते हैं, हम भूल कर इन पर फायरिंग की है। हमारी कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं थी, नहीं ना हम इनको जानते थे पहले से ना या बाद में। तो हमने जो है ना अपने मुखालिफ के गाड़ी पे फायरिंग की। तो आगे जो है ना गाड़ी उन गरीब की थी। नहीं, जब आप फायरिंग कर रहे थे तो आपको शक्ल नज़र नहीं आई कि उस वक्त ये नहीं, वो जो गाड़ी है ना वो ने एक धक्का है ना उस पर आसरा किया। मैंने कहा ये मुखालिफ है, ये मेरे मारने की तलाश पे मैं चला दी। अरसलान कत्ल केस के हवाले से मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताएं कि पुलिस ने किस तरह ये तहकीकात की, असल मुलजमान तक पहुँची? जो मुद्दई थे उन्होंने दरख्वास्त जो दी थी जिनमें उन्होंने नामजद मुलजमान किए थे, वो मुलजमान ऑलरेडी दुबई में सेटल थे। तो पुलिस ने किस तहकीकात के ज़रिए इन असल मुलजमान तक पहुँची, सर हमें इसकी तफसील बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये केस मेरे सामने आया दाजल में खुली कचहरी में। लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया कि ये एक ब्लाइंड मर्डर चल रहा है जिसमें दूल्हा जो है ना वो मर्डर हो गया था।
अच्छा, उसमें फिर हमने टास्किंग की थी SHO दाजल को और हमारी CIA की टीम को, जो कि लीड कर रही थी इसमें। हमने उसकी वकूए की जो है ना वो जियो फेंसिंग जो है ना वो दोबारा करवाई। हमने जब जियो फेंसिंग करवाई वकूए की, तो उसमें हमें कुछ जो है ना सस्पेक्ट नंबर्स मिले। फिर हमने कुछ लोकल इन्फार्मर्स छोड़े। हमारे 1-2 मुलाजम कच्चे में जो है ना वो इस एरिया के मौजूद थे। हमने उन मुलाजमों को वापस बुलवाया और उनसे कहा कि जी आप पूरी नेटवर्किंग के ज़रिए से जो आप इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं वो जनरेट करें। जब ये दोनों चीज़ें हमारी आपस में जो है ना थोड़ी सी कंबाइन होगी और कुछ सस्पेक्ट्स हमारे जो है ना वो वेरीफाई हो गए, तो हमने फिर जो है ना वो कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता चला कि जो जियो फेंसिंग में हमारे पास चीज़ें आई थी वही हमें फ़िज़िकली भी वेरीफाई हो रही हैं। और इस तरह से हमने जो है ना वो थोड़ा सा क्लू लेके असल मुल्ज़मान तक पहुँचे, जो कि हमें पता चला कि इन दोनों जो मुल्ज़मान जो मुद्दई नॉमिनेट करवा रहे थे और फिर बाद में जो दूल्हे की फैमिली नॉमिनेट करवा रही थी, वो दोनों मुल्ज़मान जो पहले नॉमिनेट हो चुके थे वो उसमें मुलव्वस नहीं थे, जबकि जो ओरिजिनल मुल्ज़मान हैं उनका किसी और के साथ झगड़ा था और वो किसी और को मारना चाह रहे थे।